देखिए एपीहीलियन और पेरीहीलियन तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। वो एक कंसेप्ट आपको समझाना है, वरना आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मतलब फायदा तो है, लेकिन वो ये रटी रटाई चीजें हैं, वो समझ आए मैं आपको बता दूंगा, आप रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझाना जरूरी है। तो समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ज्योग्राफी में कभी भी एक फैक्टर काम नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ। इक्वेटर है, इक्वेटर पे इंसोलेशन सबसे ज्यादा होती है, सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा रिसीव की जाएगी अर्थ बाय द अर्थ। ऑब्वियसली हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए इस हिसाब से इक्वेटर का जितना भी एरिया है वहां पे जनरली गर्मी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, होती भी है, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए अगर वहां पे कोई माउंटेन रेंज है, पहाड़ है कोई, तो मैंने क्या बताया, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा एयर थिन होती रहती है। एयर थिन होगी तो ठंड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। क्यों होता है? क्योंकि एयर थिन हो जाती है, तो उसकी जो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो वापस जा रहा होता है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो एटमोस्फेयर को गर्म नहीं रख पाती। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वो एयर जो ठंडी होती जाएगी। तो अगर इक्वेटर पे के आसपास भी कोई पहाड़ है तो वहां पे भी मौसम ठंडा मिलेगा कंपैरेटिवली। समझ आ गए? तो मैंने क्या बोला, अभी तक क्या था, इक्वेटर वाला फैक्टर जो है ओवरशैडो हो जाएगा, हाइट वाला फैक्टर काम करने लग जाएगा। तो ज्योग्राफी में कभी भी एक फैक्टर काम नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर मिलके काम करते हैं, उनमें से जो डोमिनेंट निकल के आता है वो उस जगह का क्लाइमेट होता है। समझ आ रही है? वही चीज यहां पे हो रही है। एपीहीलियन और पेरीहीलियन तो है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनुअल इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ ऑन 3 जनवरी स्लाइटली मोर देन अमाउंट ऑफ रिसीव्ड ऑन 4 जनवरी। 3 जनवरी पे अर्थ पास में होती है, सबसे ज्यादा एपीहीलियन होता है, तो सॉरी पेरीहीलियन, तो उस दिन क्या होता है, 3 जनवरी पे जो एनुअल जो रेडिएशन है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, और 4 जुलाई पे जो एनुअल रेडिएशन जो है रिसीव की जाती है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका भी एक अपवाद आ गया, जैसे मैं अभी हाइट वाला बताया ना, मैंने इक्वेटर पर माउंटेन वाला एग्जांपल दिया। However, the effect of this variation in solar output is masked by other factors like distribution of land and sea and atmospheric circulation. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा दिया उन्होंने, जो आगे जाके हमें पढ़ने वाले हैं, जो आगे जाके जब हम प्लेनेटरी विंड्स पढ़ेंगे, मॉनसून विंड्स पढ़ेंगे, वो सब पढ़ने में हमें ये कंसेप्ट यहाँ पे एक ऐसा आ गया कि इस कंसेप्ट को पढ़े बिना आप मॉनसून ही नहीं समझ सकते, ठीक है। क्या आ गया, ये हमारी लैंड है, ये हमारा सी है, दोनों पे सनरेज पड़ रही है, ठीक है। कौन जल्दी गर्म होगा? लैंड हमेशा जल्दी गर्म होती है, ध्यान रखना। अगर यहां पे भी 100 यूनिट आ रही है, यहां पे भी 100 यूनिट आ रही है, तो लैंड जल्दी गर्म होगी। पानी जो है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, समझ गए? ये बात ध्यान रखना। धरती जल्दी से गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, इसीलिए लैंड और सी ब्रीज जो होती है, लैंड और सी ब्रीज के नाम सुना, वो अभी मैं बताऊंगा बाद में आपको, वो भी इसीलिए काम करती है। क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में इंसुलेशन बराबर पड़ रही है, लेकिन लैंड की एक क्वालिटी है कि मिट्टी जल्दी गर्म होगी, अपनी उसकी क्वालिटी है, एक हो सकती है मटेरियल, ठीक है। तो जल्दी गर्म होगी तो ये हवा जल्दी से ऊपर उड़ जाएगी। अब इसको क्या होगा, कवर करने के लिए यहां से ठंडी हवा जो अर्थ के ऊपर, जो सी के ऊपर कंपैरेटिवली ठंडी है, यहां से वो इधर चलेगी, इसको बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है। तो दिन में समुद्र से ठंडी हवा आती है। अब उल्टा होगा, रात को क्या है, रात को क्या होगा, ये एकदम से ठंडी हो गई, लेकिन सी जल्दी से, पानी जल्दी से ठंडा नहीं होगा। जब पानी जल्दी से ठंडा नहीं होगा तो क्या होगा, ये गर्म है, तो अब हवा उल्टी चलने लगेगी, क्योंकि ये गर्म है तो इसके ऊपर की हवा उठने लगेगी, तो हवा वापस चल लेगी, तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। रात को लैंड ब्रीज चलती है, कहां पे, कोस्टल एरियाज में। ये कोस्टल एरियाज का एग्जांपल है, ये मैंने एग्जांपल लेके इसलिए बताया कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, वाटर जो है, सी जो है, वो लेट गर्म होता है और लेट ही ठंडा होता है। लैंड जल्दी गर्म होगी, जल्दी ठंडी होगी, सी लेट गर्म होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली, और धीरे धीरे ठंडा होता है। इस वजह से अगर सपोज कीजिए एपीहीलियन या पेरीहीलियन वाला फैक्टर नील हो जाता है, अगर सपोज कीजिए इंसोलेशन बहुत ज्यादा आ रही है लेकिन किसी रीजन में पानी ही पानी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वो रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी की टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, है ना। लेकिन कभी मानिए कोई ऐसा रीजन है जहां पे लैंड है, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। इसी तरीके से उल्टा कर दीजिए, अब अर्थ जो है वो फारदस्ट है सन से, ठीक है, तो यहां पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, अब उल्टा हो जाएगा, यहां ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि समझ रहे हैं ना। तो लैंड और सी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है,
लैंड और सी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, किस रीजन में। जैसे कि हम अर्थ को यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया कि अर्थ को हम दो स्फीयर्स में बांट देते हैं, दो हेमिस्फीयर्स में बांटते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न। सदर्न हेमिस्फीयर में सी ज्यादा है, लैंड कम है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है, सी कम है। ये आप अपने मैप में, जो आपके पास मैप होगा उसमें देखिएगा कि ज्यादातर जो लैंड मास है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनका ज्यादातर जो पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर कंपैरेटिवली कम गर्म होगा क्योंकि वहां पे सी है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। तो क्या बोल रहा है कि लैंड और सी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे भी डिपेंड करता है कि एनुअल जो वेरिएशन है किसमें, सोलर आउटपुट में कितनी होगी। ठीक है, या ये जो एनुअल वेरिएशन जो होनी चाहिए वो मास वो ओवरशैडो कर देते हैं ये लैंड और सी का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, आपको 2-3 एग्जांपल देके समझा दिए। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, हेंस दिस वेरिएशन इन द सोलर आउटपुट डज नॉट हैव ए ग्रेट इंपैक्ट, कि वो ग्रेट इंपैक्ट ऑन डेली वेदर चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या बोल रहा है कि इस वजह से जो डेली वेदर चेंजेस होते हैं अर्थ के सरफेस पे, उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो फैक्टर ये ओवरशैडोड किया जाता है अदर बाय द अदर फैक्टर्स, दूसरे जो फैक्टर्स है वो इस फैक्टर को ओवरशैडो कर लेते हैं, मास्क कर देते हैं, और वो इतना इंपैक्ट नहीं डालता ये फैक्टर डेली वेदर चेंजेस पे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। कल हमारा टॉपिक जो खत्म शुरू होगा वो होगा वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि इंसुलेशन तो आ रही है, ये भी हमने पढ़ लिया, अलग अलग तरीके से आ रही है। अब वो कैसे, कहां पे, कितनी आ रही है, वो हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको ये बार बार देखना है, वीडियो देखनी है। कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो टॉपिक दोबारा बता दूंगा, वो या वो चीज दोबारा समझा दूंगा, कंसेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सॉरी, थैंक यू।